हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज 24 चैनल में। और आज का ये वीडियो आपका जो पेपर था मैथमेटिक्स बेसिक का 101 कोड 2026 का फाइनल पेपर, आज हम इस पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि कैसा पेपर रहा आप सभी का। और बच्चों ये ना सोचें आप कि पेपर हो गया अब इसकी क्या ज़रूरत है। इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपने आज पेपर दिया है और पेपर देने के बाद इस पेपर को आप मिलाएं जरूर कि कितना पेपर आपने सही किया है, कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, कितना स्कोर आप लेके आ रहे हैं। क्योंकि जब महीने डेढ़ महीने बाद इसका रिजल्ट आएगा तब आप भूल चुके होंगे कि कितना स्कोर आप कर रहे थे। अब कभी ऐसा हो सकता है कि आप मेरिट से चूक जाएं, या फिर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बाउंड्री लाइन पे पास हों या फर्स्ट डिवीजन वो मिस कर जाएं। तो यदि आप इस पेपर को सॉल्व करके एनालिसिस करके अपना स्कोर लिख के रखते हैं और कभी बाई चांस ऐसा होता है कि वैल्यूअर ने आपको उतने मार्क्स नहीं दिए हैं, तो ये फैसिलिटी बोर्ड प्रोवाइड कराता है कि आप क्लेम कर सकते हैं, कॉपी को बुलवा सकते हैं, रीटोटलिंग का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यदि आप श्योर शॉट ही नहीं होंगे कि मुझे इतने मार्क्स आने थे, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मार्क्स की दृष्टि से ये बहुत जरूरी है कि आज आपका जो पेपर हुआ है उस पेपर का पूरा एनालिसिस करें और स्कोर अपने पास रखें। और दूसरी चीज, फ्यूचर में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है कि जो क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आप पे छूटे होंगे यदि, और आज आप उनको सॉल्व करते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना था, तो मुझे नहीं लगता कि ताउम्र आप उस क्वेश्चन को भूल पाएंगे। तो इस दृष्टि से हम इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। बेसिक का ये पेपर है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सेट ये डी है, हालांकि सेट से तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके सारे जो सेट हैं उनमें क्वेश्चन का केवल सीरियल ऊपर नीचे होता है, बाकी क्वेश्चन तो वही होंगे। ठीक है, ये 2026 का आप देख पा रहे हैं पेपर है, सेट इसका डी है। टोटल प्रिंटेड पेज 16 है, क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे, टाइम 3 आवर्स का, और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे 75। आप देखे आ रहे हैं, बखूबी इस चीज को जानते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद के शून्य की अधिकतम घात क्या है, अधिकतम संख्या क्या है। तो जैसे कि भाई हमें पता है कि भाई जितनी घात उतने शून्य, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। 3 घात का है इसलिए 3। एपी का सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर क्या होता है, दूसरे पद में से दूसरा पद -1/2 है, पहले पद को घटाना है -3। तो ये तो मैं पढ़ा चुका हूं। ये कितना आता है आपका 5/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/2। भिन्न अमाप वाले सभी व्रत, देखिए व्रत तो सभी कैसे होंगे, समरूप होंगे। इंग्लिश मीडियम वाले इसको सिमिलर लिखेंगे। उसके बाद आ रहा है व्रत की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे परपेंडिकुलर। एक निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव कैसी होती है, 1। किसी बिंदु की खालिस्तान अक्ष से दूरी उसकी कोटि कहलाती है, तो वो एक्स अक्ष से दूरी। ठीक है ना, क्योंकि एक्स अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, पाई का निर्देशांक। क्या बोलते हैं, पाई का निर्देशांक। और बाई के निर्देशांक को ही हम क्या कहते हैं, कोटि। ये थोड़ा सा घुमा दिया, हालांकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट ही आपको आपकी बुक में दिया गया है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि सत्य सत्य है। सत्य सत्य का है पहला क्वेश्चन। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, बिल्कुल सही है। सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, बिल्कुल असत्य है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन समरूप आकृतियां सर्वांग सम होना जरूरी नहीं है। मूल बिंदु की दूरी तो यहाँ ए और बी लिख दिया है, अपन ने पढ़ा है √x² + y², तो ये भी बिल्कुल सही है। देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण, क्या पूछा है, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि वस्तु कहाँ उस तरह क्षैतिज के ऊपर, तो ये बिल्कुल सही परिभाषा है। त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि πr², नहीं ये क्षेत्रफल होता है, इसलिए असत्य हो जाएगा। किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होता है, तो संचयी बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में कॉस ए इंटू सेक ए, तो सेक कितना हो जाएगा 1/cos, कॉस से कॉस कट जाएगा तो आंसर आएगा 1, इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। दूसरा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, ठीक है, यहां पर इसका हो जाएगा सेकंड का। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड है तो पाई आर स्क्वायर आएगा, ये डी, ये हो जाएगा आपका थीटा वाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। tan 30 का मान हमें सबको पता है 1/√3 होता है, 1/√3 का फोर्थ का ये हो जाएगा। एक वृत्तीय क्षेत्र की चक्ति है और उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो ये आपका फिफ्थ का हो जाएगा। और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, तो आपका ये वाला सिक्स का हो, ठीक है ना। बहुत इजी आए थे, पेपर बहुत सरल आया था, चाहे बेसिक का हो या स्टैंडर्ड का हो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि दृष्टि रेखा को परिभाषित कीजिए। तो दृष्टि रेखा तो हमें पता है कि प्रेक्षक की आंख से, प्रेक्षक की आंख या फिर दृष्टि से, प्रेक्षक की दृष्टि से वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा, वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा, क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। द्विघात समीकरण है, इसके मूल ज्ञात करने का सूत्र, द्विघाती सूत्र पूछा हुआ है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उसके बाद किसी की प्रारंभिक घटनाओं की, सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है 1। रैखिक समीकरण युग्म है कि आश्रित होने की शर्त क्या है, आश्रित मतलब कि आश्रित और संगत का मतलब होता है जब रेखाएं समपाती हों, तब उस टाइम पे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा पूछी, तो वह रेखा जो वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, a line that intersect two distinct point of a circle called second line, ठीक है ना। वह रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। इसके बाद एक और परिभाषा पूछी, दो त्रिभुजों की एसएसएस समरूपता की कसौटी लिखना है, तो हम लिखेंगे यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं दूसरे त्रिभुज की सभी, अब एक शब्द आएगा संगत, सभी संगत भुजाओं के समानुपाती हों, समानुपाती हों, तब या फिर तो से एसएसएस समरूपता कहते हैं, तो से एस 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 भुजा 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 समरूपता कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आई थी। अच्छा, एक चीज है, एग्जाम जो सेट करते हैं वो सोचते हैं कि बेसिक के पेपर में आप डेफिनेशंस को डालिए, क्योंकि बेसिक का पेपर है तो बेसिक मतलब कि कोई भी चीज स्टार्ट कहां से होती है, डेफिनेशन से, थ्योरम्स से। आपने देखा क्लास 9th आपने पढ़ी, उसमें थ्योरम्स ज्यादा थी, फिर क्लास 10th में प्रॉब्लम्स आए। तो आप कभी भी किसी स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो कहेगा मुझे क्लास 9th टफ लगी, क्योंकि होता क्या है कि जो कंसेप्ट होता है वो थोड़ा सा टफ लगता है, उसके बाद जो क्वेश्चन हो जाते हैं वो तो फिर बच्चे रट भी लेते हैं, उन्हें याद हो जाते हैं ये कैसे करना है। तो यही पेपर आपके बेसिक और स्टैंडर्ड में हुआ। बेसिक में डेफिनेशंस, कोर कंसेप्ट पूछे गए और स्टैंडर्ड में नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए।
तो मुझे लगता है कि बेसिक का पेपर थोड़ा सा लिटिल बिट टफ रहता है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड। चलिए, ये मुझे लगता है, सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि हमारे विकल्प हैं। पहला क्वेश्चन था रैखिक बहुपद का शून्य क्या होगा, तो ये -b/a। कल भी मैंने बताया था, जो लास्ट मैंने, आप लोग देखेंगे कि मैंने जो एक लास्ट वीडियो बनाई थी कंप्लीट मैथमेटिक्स की 1 to 14 की, लगभग अराउंड 1.5 से 2 घंटे की वीडियो है। उसमें से मुझे लगता है कि 60 to 70% पेपर उसमें से फंसा हुआ है। एक बार आप जरूर देखें उसको। यहां पर लिखा है दो सहभाज्य संख्याओं का HCF। तो सह अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है ना, जिनको हम को प्राइम बोलते हैं। तो को प्राइम मतलब जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जहां उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है वहां एक तो उभयनिष्ठ होगा, इसलिए उसका HCF क्या होता है, 1 होता है। विविक्त कर का मान पूछा है तो ये b² - 4ac हो जाएगा। पाई एक्स पे निर्देशांक मतलब x का कोऑर्डिनेट 0, तो ये C ऑप्शन है। sin 30 1/2 होता है। और y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बहुपद के शून्य ज्ञात करने। ठीक है, तो बहुपद इसके शून्य ज्ञात करेंगे, तो पहले से जमा के ही दे दिया है, तो हम इसको सीधा तोड़े मध्य पद को, तो ये हो जाएगा 3x² - 4x + 3x - 4। ये बहुपद है, तो हम जिसका बहुपद है उसके बराबर लिख लें, px बराबर, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा 3x - 4 और प्लस यहां क्या कॉमन आ रहा है, 1, तो यहां भी बचा 3x - 4। यहां से x + 1 कॉमन आ गया और यहां पर 3x - 4 कॉमन आ गया। जब हम शून्यक निकालेंगे तो शून्यक के लिए हमें इनको 0 करना पड़ेगा। तो x + 1 को हम जब 0 करेंगे तो यहां से x का मान आएगा -1, और यहां जब हम 3x - 4 को 0 करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, ये 4 उस तरफ जाएगा, तो 4/3, 4/3। तो ये दोनों आपके x जो मतलब हमसे शून्यक पूछे गए थे वो x - 1 आ गया और 4/3 आ गया। ठीक है, इसके बाद ये जो अथवा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, जो कि आपको दिया है 4, तो 4 का 4/1 लिख सकते हैं। और अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है c/a, तो c/a आपको दिया हुआ है 1, ठीक है ना, तो इसको भी 1/1 लिख सकते हैं। अब कंपेयर करेंगे तो a बराबर, यदि हम एक उभयनिष्ठ गुणांक k मान के चलें तो ये हो जाएगा 1k। b की बात करें तो माइनस है, तो इसलिए -4k, और c की बात करें तो c हो जाएगा 1k। तो हमारा जो द्विघात बहुपद होगा, बहुपद हो जाता है, हमारा मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c, ये हमारा मानक रूप होता है। तो यहां से a कौन है, यदि हम सब में से k को कॉमन निकाल लेंगे तो a क्या है, 1, तो ये हो जाएगा x²। b क्या है, -4, तो -4x, और c क्या है 1, तो +1। ये हमारा आंसर हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इनकी तुलना करना है, अनुपातों की बताना है, रैखिक समीकरणों की संगत हैं या नहीं है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम a1/a2 निकालें। पहले तो हम लिख लेते हैं a1 कौन है, a1 यहां पर 2 है, b1 कौन है, b1 यहां पर 1 है, और c1 कौन है, तो c यहां बराबर में लिखा है। हमारा जो मानक रूप होता है उसमें c भी इस तरफ होता है LHS में, ठीक है, तो ये c -6 हो जाए। a2 दूसरे समीकरण को देखें, a2 4 हो गया, b2 हमारा -2 हो गया, और c2 हमारा, यदि 4 का पक्षांतर करेंगे तो -4 हो जाएगा। ठीक है, इनके अनुपात कर दें तो ये हो जाएगा 2/4, यहां से हो गया ये 1/2, ये हो गया -6/4। तो पहले तो हम पहले अनुपात को ही देख लेते हैं, ये 1/2 आ रहा है और ये -1/2, ये क्या हो गया, बराबर नहीं हो गया। तो यदि a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं है, तब रेखाएं कैसी हो जाती है, प्रतिच्छेदी हो जाती है। कैसी हो जाती है, प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हमेशा कैसी होती हैं, संगत रेखीय युग्म, संगत समीकरण के युग्म होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संगत है, ठीक है ना। ये पूरा हल करेंगे और फिर लिख देंगे संगत है। ठीक है, रैखिक समीकरण को हल कीजिए। अब यदि इन रैखिक समीकरण को हल करना है
तो हम तो सीधा एक काम कर सकते हैं कि इनको, ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, x प्लस वाई बराबर 5 है और 2x ऋण वाई बराबर हमारा है 7। इनको हम एक काम करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, तो 2x और x हो गए 3x, धन का y और ऋण का y 0 हो जाएगा, 7 और 5 हो जाएंगे 12, x का मान यहां से क्या आ गया 4। यदि x का मान 4 आया तो समीकरण 1 में हम x का मान रख दें, तो ये हो जाएगा 4 धन y बराबर 5। तो y का मान कितना हो जाएगा पक्षांतर करने पर, 5 में से 4 जाएंगे 1। ठीक है, तो यही समीकरण के हल हो गए 4 और 1। चलो यहां पर हमें क्या दिया है, tan a बराबर 4/3, तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएं सबसे पहले, समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात है। यहां पर हम एक एंगल ले लेते हैं a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। ठीक है, यदि tan a की बात करी गई है, काय की बात करी गई है, tan a बराबर 4/3, तो हम कोई गुणांक यदि इसमें मान लें तो tan हमारा होता है क्या, यदि ये एंगल है तो tan होता है लंब बटे आधार। ठीक है ना, लंब बटे आधार, तो इसका मान हो गया BC अपॉन आधार क्या है AB। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि BC का मान हमने माना 4K और AB का मान माना हमने 3K। अब हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस लगा सकते हैं क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। अब यदि ये 4K है, ये आपका 3K है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, सॉरी 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, तो ये 5K आ जाएगा। इसी कितना आ गया 5K। अब आपको क्या निकालना था, साइन ए, आपको निकालना है साइन ए। तो साइन ए क्या हो जाता है, साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण, तो लंब कौन है BC बटे कर्ण क्या है AC। BC का मान आ गया आपका 4K अपॉन AC क्या है 5K, AC के कैंसिल हो गए, 4/5 ये साइन ए आ गया। ठीक है ना, चलिए इसके तो आप इसको मैंने कल हल करके बताया था कल, या तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बंद कर सकते हैं या फिर इसकी वैल्यू रख दें। साइन 30 कितना होता है, √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 30 होता है आपका 1/2 और कॉस 30 भी, कॉस 60 भी होता है 1/2। यहां से ये हो गया 3/2 धन 1/, 3/2, 3/4 सॉरी, और धन 1/4, दोनों को जोड़ा तो ये आ गया 4/4, कैंसिल हुआ तो ये आ गया 1। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक बिंदु जो वृत्त के केंद्र से 5 मीटर दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक बिंदु जो वृत्त के केंद्र से 5 मीटर की दूरी पर है। तो मैं एक वृत्त ले रहा हूं। ठीक है, चलिए टिप्स में जाके मैं एक वृत्त ले रहा हूं, ये मैंने एक वृत्त लिया। तो यहां पर क्या है कि एक बिंदु है, तो मैंने एक बिंदु यहां पे ले लिया, और जो कि वृत्त के केंद्र से कितना है 5 मीटर की दूरी पे, तो मैंने एक वृत्त के केंद्र से 5 मीटर दूरी पे लिख दिया। ठीक है, और वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 मीटर है। तो मैं एक स्पर्श रेखा भी बनाता हूं यहां से ये, और इस स्पर्श बिंदु से ये भी बना ले रहा हूं। ठीक है ना, चलिए अब नामकरण कर दे रहे हैं हम। एक बिंदु जो है वो उसका नाम था A, और वृत्त के केंद्र को मैं O लिख ले रहा हूं, यहाँ AB लिख ले रहा हूं। ठीक है, वृत्त की ये स्पर्श रेखा की लंबाई बताई है क्या, हाँ 4 है, और ये क्या है 5। मुझे त्रिज्या ज्ञात करनी है, R ज्ञात करना है। आपको पता है कि ये जो OB है, OB हमेशा लंब होता है इस पर स्पर्श रेखा पर, क्योंकि त्रिज्या हमेशा लंब होती है काय पे, स्पर्श रेखा पर। तो हम इस त्रिभुज में, त्रिभुज AOB में पाइथागोरस लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहती है कि भाई पहली चीज तो समकोण के सामने वाला कर्ण कहलाएगा, तो AO का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, मतलब कि AB का वर्ग धन OB का वर्ग। तो AO कितना है हमारा, 5 का वर्ग मतलब 25 हो गया, और AB कितना है, 4 का वर्ग मतलब 16 हो गया, और OB कितना है, R² है। ये 25 में से 16 आप पक्षांतर करेंगे तो R² का मान हो जाएगा, 25 में से 16 जाएंगे तो 9, तो यहां से R बराबर हो जाएगा √9। अब चूंकि ये आपकी रेडियस है, पॉजिटिव ही रहेगी, दूरी है, तो इसलिए R का मान आया 3, और बात चल रही थी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया 3 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं हम इस क्वेश्चन पे। यदि TP और TQ, O वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, ठीक है ना,
दो स्पर्श रेखाएं हैं इस प्रकार से हैं कि ये 110 डिग्री का है। चलो, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये यदि स्पर्श रेखा होती है और हम केंद्र से इस बाह्य बिंदु को मिलाते हैं, तो ये जो त्रिभुज बनते हैं, ये जो त्रिभुज बनते हैं, त्रिभुज, ये ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज हमेशा कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। अब सर्वांग सम है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला एंगल ये कितने का हो जाएगा? 55 का, और ये वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा? 55 का। अब आपसे पूछा क्या है? एंगल टी, एंगल पी, टी पी टी क्यू ज्ञात करना है, पी टी और क्यू ज्ञात करना है, मतलब सामने वाला। ठीक है, तो ये भी आपस में वैसे तो बराबर होते हैं, ठीक। और ये एंगल होता है 90 डिग्री क्योंकि वृत्त की त्रिज्या लंब होती है स्पर्श रेखा पर, तो जो एंगल P है वो कितने का होगा? 90 डिग्री का। अब मैं यदि इसको लिखूं एंगल 1 और इसका लिखूं एंगल 2, तो ये तीनों एंगल कितने? देखो, ये तो 55 डिग्री का हो रहा है, 55 धन 90 और धन एंगल 1, तीनों का योग कितना होगा? 180। तो एंगल 1 कितना आ गया मेरा? 55 और 90 कितना हो जाएगा? 145, और 180 में से जाएगा 145 तो कितना बचा? 35। कितना बचा? 35 डिग्री। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम है, OPT सर्वांगसम त्रिभुज OQT, ये त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, इसलिए इनके संगत कोण भी कैसे होते हैं? बराबर। तो जब हमारा एंगल T की बात करेंगे हम, तो वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा, है ना। तो 35 35 कितना हुआ? 70 डिग्री। अब ये क्वेश्चन P बराबर 0.15 हो तो P नहीं निकालना है, हमें पता है कि PE प्लस PE नहीं जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो PE का मान तो हमें दिया है 0.15, और ज्ञात क्या करना है हमें? PE नहीं बराबर 1। तो PE नहीं मान कितना हो जाएगा? एक में से हम इसको माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0.5 कितना आ जाएगा आपका? 0.85। ठीक है, अब यदि एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करना है। तो प्रायिकता हमें पता है, हमने पढ़ी है प्रायिकता, कि ऊपर अनुकूल परिणामों की संख्या होती है और नीचे घटना के कुल परिणामों की संख्या होती है। कुल परिणाम क्या होते हैं? पासे के 6। अनुकूल परिणाम वो कहलाता है जो प्रश्न ने पूछा है। तो प्रश्न कह रहा है 4 से बड़ी संख्या, पासे पे 4 से बड़ी कौन सी संख्या होती है? 5 और 6। तो इनकी 5 और 6 परिणाम हो गए, इनकी संख्या कितनी हो गई? 2, 5 और 6। तो जब आपने इसको काटा तो ये 1/3 आ गया, ये आंसर हो गया इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। पेपर बहुत इजी आया था, मतलब जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो मुझे लगता है कि 100 आउट ऑफ 100 कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, यहां पर 20 बल्बों में 4 बल्ब खराब है, प्रायिकता ज्ञात करनी है कि बल्ब खराब है। तो ये तो शायद मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड में भी पूछ लिया है। तो यहां पर जो प्रायिकता होगी, कोई फॉर्मूला लिखा हमने, NE/NS। कुल बल्ब कितने हैं? 20। तो ये तो कुल हो गए। अब प्रायिकता पूछी किसकी है? खराब बल्ब की, तो ये अंश में जाएगा, ठीक है ना, न्यूमरेटर में जाएगा, अनुकूल परिणाम कहलाएगा। खराब बल्ब कितने थे? 4। तो ये 4/20 मतलब 1/5, या 0.2 इसका आंसर हो। इसके बाद आ जाता है एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट्ट प्राप्त करने की प्रायिकता। तो भैया परिणाम, सिक्के के परिणाम कौन कौन से होते हैं? सिक्के के परिणाम, सिक्के के परिणाम होते हैं हेड और टेल, हेड और टेल, चित्त और पट्ट। तो कुल परिणामों की संख्या की बात करें तो संख्या कितनी हो रही है? 2। अब मुझे यदि प्रायिकता निकालनी है चित्त आने की, तो नीचे हम कुल परिणाम लिखते हैं तो 2, तो चित्त कितने हैं इसमें? हेड 1 है तो 1/2। अब यदि प्रायिकता हम ज्ञात करें पट्ट की, तो पट्ट भी कितने हैं? 1, और नीचे कुल परिणाम कितने हैं? 2। तो ये क्या हो गया? आंसर आपका 1/2 हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12। त्रिभुज की समरूपता की आवश्यक प्रतिबंध लिखना है। तो प्रतिबंध मतलब शर्तें हैं। तो पहली, संगत भुजाएं, संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए। और दूसरी, संगत भुजाएं
समानुपातिक होनी चाहिए। संगत भुजाएं समानुपातिक। ठीक है ना। दो प्रतिबंध है, संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती। चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन आया, यदि इसमें ये समांतर है तो थेल्स प्रमेय के अनुसार यदि एक ये बीसी समांतर डी, ये पहले से दिया हुआ है डी समांतर बीसी, तो थेल्स के अकॉर्डिंग, थेल्स प्रमेय से, किससे, थेल्स, थेल्स प्रमेय से एडी जो है वो बटे होगा बीडी के और बराबर एई बटे होगा ईसी के। आपको ज्ञात करना है ईसी, तो मैंने यहाँ एडी कितना है 1.5 अपॉन 3, एई आपका 1 है, ईसी आपको ज्ञात करना है। तो इसको अपन पक्षांतर कर दें, पहले तो इसको काट दें, 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूनी 3, तो ईसी बराबर कितना हो गया 2 का, ईसी बराबर 2, और बात चल रही थी सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, ईसी बराबर 2 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि बिंदु ए के निर्देशांक, एक मिनट जूम कर ले रहा हूं इसको थोड़ा सा, हाँ, इन्होंने बोला है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ए बी वृत्त का व्यास है। तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, स्टैंडर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये कह रहे हैं कि यहां से देखो ये एक व्यास है, ठीक है ना, ये क्या है, व्यास है, और इसका नाम मैंने दिया ए बी, मैंने क्या दिया वो उन्होंने पहले से दिया हुआ है, ठीक है। जिसका केंद्र कितना है, यदि मैं केंद्र का नाम रखूं ओ और केंद्र के निर्देशांक हो जाएं 2,3, और बी के निर्देशांक मुझसे पूछे हैं, मतलब बताए गए मुझे 1,4, तो यदि मैं इसके निर्देशांक मान लूं x1 और y1, ठीक है, ये मुझे निकालने। यहां मध्य बिंदु के निर्देशांक में क्या मानता हूं x और y, और ये निर्देशांक क्या मानता हूं x2 और y2, ठीक है ना। मध्य बिंदु थ्योरम लगाए हम, मतलब मध्य बिंदु लगाए, इसमें x का मान हो जाएगा x1 प्लस x2। क्यों मध्य बिंदु लगाया, बटे 2, क्योंकि केंद्र इन जीवा का क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है, इसलिए इन दोनों का क्या होगा, ये मध्य बिंदु होगा। तो x का मान कितना है, x का मान यहां पे 2 है, x1 का मान हमें ज्ञात करना है, x2 का मान कितना है 1 अपॉन 2, पक्षांतर करें मतलब 3 गुणा करें, 2 का 2 में गुणा हुआ 4, तो x प्लस 1 आ गया हमारा 4x1, x1 का मान 4 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही जब हम y बराबर लिखें y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y का मान कितना है -3, y1 हमें ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है, y2 का मान है 4 अपॉन 2, 2 का मल्टीप्लाई होगा 3 में, तो ये -6 इज इक्वल टू y1 प्लस 4, तो y1 इज इक्वल टू निकालेंगे तो पक्षांतर कर देंगे, ऋण 6 और ये ऋण 4, ऋण का 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 3, जो ए के निर्देशांक हैं वो हो जाएंगे 3, -10, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो r बराबर बीच की दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 x1 किस कैसे डिसाइड करेंगे, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। वैसे किसी को भी आप आगे पीछे x1 x2 मान सकते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट में स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो स्क्वायर यदि लगा हुआ है तो फिर परिवर्तन करने से ऐसा उत्तर पे फर्क नहीं पड़ेगा। x2 क्या है 4, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, 2 का वर्ग, प्लस y2 क्या है 1, y2 क्या है 1, 1 में से 3 घटाएंगे तब भी 2 बचेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, और धन यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8 हो जाएंगे, तो 8 क्या होता है 2 करणी 2 होता है ना, 2 करणी। चलिए हम आ जाए हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का सूत्रफल ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण दिया हुआ है 360 डिग्री, ठीक है। तो हमारा सूत्र जो होता है एरिया का त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का, वो होता है θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई पाई आर। तो थीटा हमारा कितना दिया है 30 डिग्री बटे 360, पाई का मान इन्होंने बोला है 3.14 रखें, आर का मान हमें दिया है 6, तो 6 गुणा 6, ये हो जाएगा आपका, काटेंगे आप कितनी बार 12 बार 120,
फिर इसको काटा अपन ने, 6 दूनी 12, 20, ठीक है ना। और कुछ हो रहा है क्या? हाँ, एक और काट दें आप, 2 3 6 और ये 10 बार कटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, यदि 10 का हम ये 3.14 मल्टीप्लाई 3/10 है, ठीक है। 3.14 मल्टीप्लाई 3/10 है। तो इसका गुणा कर दें हम, 3 चौके 12 की 2 हाथ सलाई, 1 3 एकम 3 और 1 4 तो 3 तिरका 9, 9.42/10 है तो 0.94, ठीक है, सेंटीमीटर एरिया है तो स्क्वायर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, बहुत कम आंसर आया 0.9। देखो θ/360 तो ये आया 12। अच्छा मैंने 120 लिख दिया, चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इसको हटाओ, केवल 12 आएगा, है ना। एक सेकेंड, सोच रहा हूँ इतना, ये क्या था, 6 मल्टीप्लाई 6, ये आ गया 12 बार, ठीक है। 6 से काटा, 6 दूनी 12, 2 से काटा, 2 3 6। अब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9.4, ये आंसर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, अब इन्होंने बोला कि इसके चाप की लंबाई निकालनी है। तो चाप की लंबाई क्या होती है, θ/360 मल्टीप्लाई 2πr, ये चाप की लंबाई होती है। तो थीटा का मान कितना दिया है आपको, 60/360। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि पाई का मान हमें रखना है 22/7 और रेडियस दी है आपको 14। चलिए, ये 60 से ये कितने बार कटा, 6 बार, ये 7 दूनी 14 हो गए, ये 2 3 6 हो गया, ऊपर क्या बचा, 22 दूनी 44, 44/3 काटा तो 3 एकम 3, 3 चौके 12.2, 20, 3 18, 14.6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। ये चूंकि लंबाई है इसलिए सेंटीमीटर, और ये एरिया था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 6 और 20 का एचसीएफ मैंने अभी आपको कल ही बताया था। 6 का एलसीएम क्या आता है, 2 गुणा, मतलब 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3, और 20 के आते हैं आपके 2 गुणा 2 गुणा 5, दूनी 4 पंचे 20। अब इसमें से एचसीएफ की क्या शर्त होती है कि कॉमन जो है केवल उनको लेना है, ठीक है ना, कॉमन को। तो कॉमन क्या है, 2, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2। चलिए 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो बहुत ही सरल है। 156, सबसे पहले इसमें 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का भाग दिया, 2 3 6, 2 नाम 18, फिर 3 का भाग दिया 13, तो फिर 3 का भाग दिया, सॉरी 13 का भाग दिया तो 1। तो ये 156 के अभाज्य गुणनखंड हम ऐसे लिखेंगे, 2 के ऊपर 2 की पावर 2 बार है, क्योंकि 3 के ऊपर 1 और 13 के ऊपर 1, ये हमारा आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एपी है हमारी और इसका 15वां पद निकाल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए क्या है हमारा, 3 है, डी कौन हो जाएगा, दूसरे पद में से 8 में से हम 3 को घटाएंगे तो कितना आ गया, 5। उसके बाद हमें एन निकालना है और ए एन हो जाएगा हमारा कौन सा, 15। तो फॉर्मूला लिखेंगे हम, फॉर्मूला होता है हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान हमने माना 15वां पद है, ए हमारा 3 है, एन हमें फाइंड आउट करना है और डी का मान कितना है, 5। तो सबसे पहले ए को पक्षांतर करते हैं, 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचा, 15 में से 3 गए तो 12, और ये 15 में से 3 गए तो 12, हाँ डी कितना है, 5। अच्छा 15वां पद निकालना है, मैंने सोचा 15 पद, ठीक ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, एन का मान 15 आएगा। एन का मान अपन को कितना दिया है, 15। ए एन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए एन बराबर, ए कितना है हमारा 3, प्लस 15 में से 1 जाएगा तो 14, डी का मान कितना है 5, तो 14 पंचे 70, 70 और 3 73, ये हो जाएगा 73 इसका। चलिए, समांतर श्रेणी है इसका 99 पदों का। ये क्वेश्चन भी आपको स्टैंडर्ड में पूछा हुआ है, बस ये बोला था कि 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्याएं, ठीक है, ये पूछा था। तो पदों की हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो हमने माना कि ये हमारा अंतिम पद है, ए एन हो जाएगा, ए हमारा क्या हो गया 12, तो आंसर भी मुझे याद है 30 आ रहा था शायद, और डी हो जाएगा हमारा 3।
तो हम फॉर्मूला लगाया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन रखा मैंने 99 इज इक्वल टू ए का मान रखा मैंने 12 प्लस एन मुझे फाइंड आउट करना है और डी का मान है 3। 99 में से 12 जाएंगे तो आपका 87 और ये 3 कहाँ जाएगा इसके बटे में बराबर एन माइनस वन। जब आपने इसको काटा तो ये आया 3 दूनी 6 3 नाम 27 बराबर एन माइनस वन, तो एन का मान आया 30। ठीक है ना। चलिए एन का मान 30 आ गया। अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ए एन हमें दिया है तो दर्शाना है ए वन ए टू ए थ्री ए पी में है कि नहीं। चलिए तो हमें ए एन दिया है, ए एन हमें क्या दिया है, ए एन बराबर दिया है 3 + 2n। तो यदि n की जगह हम n बराबर 1 रखें प्रथम पद तो a1 हो जाएगा। a1 कितना हो जाएगा 3 + 2, n की जगह मैंने 1 रखा तो ये हो गया 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। फिर ऐसे हम a2 निकालेंगे तो n की जगह क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो 2 रखा तो 2 2 4, 4 और 3 7, a2 7 हो गया। फिर ऐसे ही हम a3 रखेंगे, n की जगह 3 रखेंगे तो 3 2 6, 6 और 3 9। और ऐसे ही हम a4 में जब हम 4 रखेंगे तो 4 2 8 और 8 3 11। ठीक है ना, ऐसी हमारी सीरीज आ जाएगी। अब उन्होंने बोला है कि A1 A2 AP में है कि नहीं, तो उसके लिए सारवांतर निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, सारवांतर। सारवांतर दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं, बराबर आना चाहिए तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएं, तब तो हमारी AP है। दूसरा पद क्या आया था हमारा 7 और पहला पद 5। ऐसे ही तीसरा पद क्या आया है 9 और दूसरा पद 7। यदि तुम 7 में से 5 को घटा रहे हो तो 2 आ रहा है, 9 में से 7 को भी घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि अतः यह AP है। क्या है, AP है। ठीक है ना। चलिए अब इसको भी मैं थोड़ा सा चलिए अब हम आते हैं 17 के अथवा के ऊपर। ये कह रहा है 8 3 12 ऋण 2 के प्रथम 12 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है हमारा Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हमारा सूत्र होता है n पदों के योगफल का। n कितने 12 पद, तो 12/2 n का मान 12 हो गया। a कौन हो जाएगा हमारा प्रथम पद 8, डी कौन हो जाएगा दूसरा पद, दूसरा पद में से पहले को घटाएं 3 में से 8 को घटाएंगे माइनस का 5 हो जाएगा और n हमें 12 हो गया। ठीक है ना। तो अब हम S12 निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, S12। 2 a की जगह क्या रखेंगे 8, तो 2 और 8 16 हो गया। n का मान 12 है, 12 में से 1 गए तो 11। d का मान कितना है ऋण 5, तो हमने ऋण 5 रख। ठीक है, 12 से आपने इसको काट दिया कितने बार 6 बार, ये आ गया 6। 11 का ऋण 5 में गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा ऋण के 55। हाँ 11 का ऋण 5 में गुणा करेंगे 16 धन ये ऋण 55। ठीक है ना। तो अब 6 का गुणा होगा 55 में से 15 जाएंगे तो कितना बचा 40 और एक और चला गया तो 39 माइनस का, तो आंसर माइनस में आएगा। 39 का गुणा कर दें आप या 40 का कर दें सीधा, 40 छिंग 240 और 240 में से 6 घटा दें, 240 में से 6 घटाए तो कितने आए 234 माइनस 234 आंसर होगा। चलिए ये भी स्टैंडर्ड में पूछ लिया, 306 657 9 दिया है, एलसीएम पूछ लिया। तो ये अपन फॉर्मूला लगाते हैं एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है उन संख्याओं का गुणा, मतलब 306 गुणित 657। यहां एलसीएम का मान रख दिया, एचसीएफ का मान अपने 9 रख दिया, तो एलसीएम गुणा 9 बराबर 306 गुणा 657। इस 9 से इसको जब काटेंगे 657 को तो ये 73 बार कटेगा और 73 का 306 में गुणा करेंगे तो ये 22,338 आएगा। ठीक है, इतने बार ये क्वेश्चन पेपर में आ गया है कि रट गया है ये। ठीक है, चलिए इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 18 का, और 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें वो निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का 6 का हम यदि वो निकालें तो 2 3 6 3 एकम 3, ये इसके आ गए। फिर हमने निकाला 72 का, तो 72 के निकलेंगे ये 36 बार जाएगा,
ये 18 बार, ये 9 बार, 3 का करेंगे 3 बार और 3 का फिर से किया तो 1 बार। फिर 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये हुआ 120, 2 का भाग दिया, देखो 2 का भाग देने की जरूरत नहीं होती, संख्या को सीधा आधा कर दो, 120 का आधा 60, फिर 2 का भाग जाएगा 30, फिर 2 का भाग जाएगा 15, 15 में 3 का जाएगा और फिर 5 का जाएगा, ठीक है ना। तो अब एलसीएम निकालना था। एलसीएम कहता है कि 6 को आप कैसे लिखेंगे, अब 6 इज इक्वल टू लिखेंगे 2 गुणा 3, फिर 72 को आप लिखेंगे 2 के ऊपर 3 की पावर गुणित 3 के ऊपर 2 की पावर, और ऐसे ही 120 को आप लिखेंगे 2 के ऊपर 3 की पावर गुणा 3 के ऊपर 1 की पावर गुणा 5 के ऊपर 1 की पावर। तो एलसीएम जो होता है, क्या एलसीएम जो होता है वो जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड हैं उनकी अधिकतम घात, मतलब 2 उभयनिष्ठ है उसकी अधिकतम घात क्या है 3, फिर 3 उभयनिष्ठ है तो 3 की अधिकतम घात क्या है 2, और फिर क्या बचा, जो बचा है वो 5। तो ये उसका एलसीएम हो जाएगा, 2 का ये 8, 3 का 9 और ये 5, ठीक है। 8 5 40, 40 का 9 में गुणा किया, 9 चौके 36, 360 ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात आती है इसके मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि द्वारा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ये 4 और 3 का में टूट जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। तो आपने यहां से x कॉमन लिया तो ये हो गया x प्लस 4, और माइनस 3 कॉमन लिया तब भी यहां बचेगा x प्लस 4 बराबर 0। तो यहां से एक कोष्टक में बच गया आपका x माइनस 3 और एक कोष्टक में बच गया x प्लस 4 बराबर 0। तो एक बार x का मान जब माइनस 3 को 0 करेंगे तो प्लस 3, और x प्लस 4 को 0 करेंगे तो x बराबर माइनस 4। चलिए द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना है जब मूल बराबर हो। तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो गया, स्टैंडर्ड में आया। मूल जब बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, विविक्तिकर का मान क्या होता है 0 होता है। यहां से एबीसी देखें आप, ए कौन है 3 है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी कौन है एक्स का गुणांक k है, और सी कौन है अचर पद 3 है, ठीक है ना। तो अब बी स्क्वायर मतलब कि के स्क्वायर ऋण 4 का गुणा कर दें ए और सी में, ए और सी कौन कौन है 3 और 3, 3 का 9, 9 चौके 36 बराबर 0। तो के बराबर क्या आ जाएगा 36, कहां जाएगा अंडर रूट के अंदर, के का मान आ गया प्लस माइनस 6, ठीक है। के का मान क्या आ गया प्लस माइनस 6। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु 130 मीटर की दूरी पर है। चलें, तो भूमि का बिंदु मैंने मान लिया, यहाँ पे भूमि का एक बिंदु है, ये ये बिंदु है जो कि कोई मीनार है, यहाँ पर मैंने एक मीनार मानी, उससे कितने मीटर दूरी पर है 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कब होता है जब हम ऊपर देखते हैं। तो शिखर का आपने उन्नयन कोण कितना दिया है 30 डिग्री, कितना दिया है 30 डिग्री। तो मुझे इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हाइट ज्ञात करनी है, मैं इसका नामकरण कर दे रहा हूं ए बी सी। तो इस त्रिभुज ए बी सी में जब भी ऊंचाई और आधार दिया हो तब हम साइन थीटा लगाते हैं, सॉरी टेन थीटा लगाते हैं, क्या लगाते हैं टेन थीटा। टेन 30 इज इक्वल टू एच अपॉन लंब मतलब ए बी बटे बी सी, एच बटे 30। टेन 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू एच बाई 30। तो एच का जब मान मैं निकालूंगा तो यह आ जाएगा 30, एच यदि मुझे निकालना है तो ये 30 उस साइड चला जाएगा, 30/√3। यदि √3 है तो √3 का हम क्या करेंगे रेशनलाइजेशन, क्योंकि अपॉन में हमें √3 नहीं चाहिए, अंडर रूट नहीं चाहिए पड़ता। तो ये आ जाएगा 30√3 बटे 3, 3 से इसको काटा तो कितना आया 10 करनी 3। आप चाहें तो करनी 3 1.732, आप इसको 10 गुणा 1.732 रख के ये 17.32, और ये बात चल रही थी मीटर में, तो ये हाइट आ जाएगी 17.32, ठीक है ना। चलिए इसको मैं एक काम कर रहा हूं, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर रहा हूं।
और इसका अथवा भी मैं यहीं कर दे रहा हूं, ठीक है। अथवा क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार है, 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है, ठीक है ना। यदि भूमि स्तर के साथ रस्सी द्वारा बनाया गया कोण, मतलब कि कुछ इस टाइप से एक खंबा है, मैं खंबा बना ले रहा हूं, ठीक है ना, और एक यहां से ऐसी रस्सी है, क्योंकि रस्सी जो है वो एक कोण बना रही है। वो कह रहे हैं सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ा है, तो ये 20 मीटर लंबी रस्सी हो, ठीक है ना, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। तो ये खंबा है, ये क्या है, खंबा, इसके शिखर से बंधी हुई है, ठीक है ना। यदि भूमि स्तर के साथ, ये भूमि स्तर के साथ रस्सी द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। तो खंबे की ऊंचाई याद करनी है h, हमने माना ये ए बी सी है, तो इसमें हमें जब कर्ण और लंब की बात होती है तो साइन लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, साइन थीटा। तो हम यहां लगाएंगे साइन 30। साइन 30 क्या होता है, लंब बटे कर्ण, मतलब h बटे ए सी। साइन 30 होता है हमारा 1/2। h कितना है हमें ज्ञात करना है और ए सी हमें कितना है 20। तो h का मान आ गया 20/2, मतलब कि 10 मीटर। कितना आ गया 10। चलिए ये क्वेश्चन हमारे 20 हो गए 3-3 नंबर के। चलो ये चित्र भी बना के दिया था, चलिए बहुत अच्छे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यदि 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य, तो हम मान के चलते हैं कि पेंसिल हमने मानी, पेंसिल का मूल्य जो है हमें तो नहीं पता कितना है, तो पेंसिल का मूल्य हमने माना ₹X और रबड़ का मूल्य हमने माना ₹22। कितना माना, ₹22। तो प्रश्नानुसार, भाई प्रश्नानुसार ये 2 पेंसिल है मतलब 2x धन रबड़ कितने है 3 बाई कितने रुपए की आ रही, ₹9 की। और दूसरी बात कह रही है एक पेंसिल मतलब x और 2 रबड़ मतलब 2 बाई का मान आ रहा है ₹5 का, ठीक है। तो अब हमें पेंसिल और रबड़ का मान निकालना है। हम एक काम कर सकते हैं, इसको यदि हम विलोपन विधि से हल करें तो हमें यहां गुणांकों को बराबर बनाना पड़ेगा। यहां 2 है और यहां क्या है 1, 1 को 2 बनाने के लिए इस पूरे समीकरण में क्या करते हैं, 2 का गुणा कर दें, तो आ जाएगा 2x प्लस 4y बराबर 10, ठीक है ना। अब ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब हम समीकरण 1 और 2 को क्या करें, समीकरण 1 और 2 को हम घटा दें, 1 - 2। तो जब भी हम घटाते हैं तो क्या करते हैं, चिन्ह पलट देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस और ये माइनस, ठीक है। तो 2x में से 2x गए 0 ऊपर का और ये नीचे वाला देखें, ठीक है। 3y, ये ऋण के 4y में से 3y जाएंगे क्योंकि बड़ा तो 4 है, तो माइनस का y बराबर -10 में से 9 जाएंगे तो माइनस का 1। माइनस से माइनस कैंसिल हुए, y का मान आ गया 1। समीकरण 2 में y का मान रख दो, तो y की जगह मैंने 1 2 यहां रखा, तो x प्लस y की जगह 1 रख दिया, तो ये बचा 2 बराबर 5। तो x का मान आ गया हमारा, 5 में से 2 जाएंगे तो 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पेंसिल है वो ₹X की थी, मतलब ₹3 की है, और रबड़ जो थी वो ₹22 की है, मतलब ₹1 की, ठीक है ना। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 के अथवा पर। अथवा कह रहा है 3x धन 4y, इन समीकरणों को हमें हल करना है। ये नहीं लिखा है कैसे हल करना है, तो हम किसी भी विधि से कर सकते हैं, ठीक है। 3x धन 4y बराबर हमें दिया है -6 -6 और 3x माइनस वाई बराबर दिया है 9। तो हम इनको क्या करें, सीधा माइनस करें क्योंकि इनके गुणांक कैसे हैं, सेम है। तो माइनस करने पर चिन्ह पलट जाते हैं, माइनस प्लस और माइनस। 3x और 3x क्या हो गया, ये माइनस का 0। 4y और 1y कितना हो गया, 5y बराबर ऋण के 6 और ऋण के 9 हो गए ऋण के 15। तो y का मान हो गया ऋण 15/5, इसका मतलब हुआ ऋण के 3 हो गया, ठीक है ना। y का मान ऋण 3 हो गया, किसी भी समीकरण में रख दो, इस दूसरे समीकरण में रख दो, तो ये है 3x ऋण y का मान कितना है ऋण 3 बराबर 9। तो 3x ऋण और ऋण धन के 3 बराबर 9। तो 3 का जब पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 6, x बराबर हो गया आपका 2। x बराबर कितना आ गया 2, ठीक है ना। तो x का मान 2 और y का मान -3। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक 7 सेंटीमीटर वाला घनाकार ब्लॉक के ऊपर, तो मतलब ये इस टाइप से एक घन होगा, है ना, ये क्या होगा, एक घन। घन है तो तीनों भुजाएं मैंने थोड़ी सी अलग अलग बनी है लेकिन एक जैसी हैं, ठीक है। अर्धगोला रखा हुआ है, क्या रखा है, अर्धगोला, ऐसे। कुछ इस टाइप से ऐसा कोई एक अर्धगोला रखा हुआ होगा, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो अर्धगोले का व्यास क्या हो सकता है, या तो ये इसके जो व्यास, यदि अधिकतम व्यास की बात करना है तो ऊपर क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है, ये क्या बनता है, वर्ग, ये क्या बनता है सामने, वर्ग। तो वर्ग की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, विकर्ण, तो या तो विकर्ण बता आप वो रख दें। तो व्यास सबसे अधिकतम हो सकता है घन का, घन की फलक का विकर्ण, है ना, फलक के ऊपर रख रहे हैं ना आप, फेस के ऊपर फलक का विकर्ण। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, यदि आपका 7 सेंटीमीटर है ये, तो विकर्ण होता है a√2, मतलब कि 7 करणी 2, ठीक है ना, 7 करणी 2। अब ये बोल रहे हैं कि इस प्रकार से बने ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठोस गोले का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, एक तो ये ऊपर का आपका मतलब ऊपर की ये सतह हो जाएगी, ठीक है ना। यदि ये अधिकतम व्यास की बात कर रहे हैं तो हाँ ये इसको पूरा कवर अप कर लेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये इस टाइप से पूरा कवर अप कर लेगा, मतलब एक फलक तो उसकी बिल्कुल भी नहीं बची, ठीक है ना, एक फलक उसकी बिल्कुल भी नहीं बचेगी। चलिए, तो केवल केवल क्या बचेगा आपका, ये एक तो 7 फलकें बचेंगी हमारी, क्योंकि हमारा एक फलक का एरिया होता है a², तो 6 फलक का एरिया 6a² होगा। तो 5, तो जब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में 5 तो क्या बची, फलक बची, प्लस अर्धगोला बचा, है ना ऊपर। तो 5 फलक बची यदि हमारी, तो 5 फलक का एरिया होगा 5a², मतलब कि a का मान तो है 7, प्लस अर्धगोले का कितना होता है 4πr², 4πr²। तो ये हो गया 5, a का मान कितना है 7, 7 का वर्ग, धन 4, पाई का मान कितना है 22/7, इंटू आर का मान कितना है, यदि आपका विकर्ण आपने लिया है 7 करणी 2, ठीक है ना, विकर्ण आपने क्या लिया है 7 करणी 2, तो ये हो जाएगा 7 करणी 2 का आधा, और 7 करणी 2 का आधा। अब ये कह रहे हैं, ये कुछ ज्यादा टफ मतलब कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, एक बार मुझे थोड़ा सा फिर से पढ़ने दो। भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है, अर्धगोला रखा हुआ है और घनाकार ब्लॉक है 7 सेंटीमीटर का, अर्धगोला रखा है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो या तो फिर ये कह रहे हैं कि यदि बाहर नहीं निकालना है, बाहर नहीं निकालना है, तब तो ये फिर एक काम कर सकते हैं कि इस भुजा के, इसको सेंटर मान के ये एक अर्धगोला इस टाइप से, ये इस टाइप से अर्धगोला रखें, ठीक है, ये अर्धगोला फिर इस टाइप से रखें, तब फिर ये 4 भुजाएं भी बचेंगी, या तो ये हो सकता है, मतलब ये 4 कॉर्नर भी बचेंगे फिर, ठीक है ना। हाँ ये ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो हम इसको, क्योंकि ये वाला पोर्शन यदि हम ऐसा करेंगे विकर्णवत, तो फिर ये बाहर निकलेगा ये, ठीक है, तो इस टाइप से नहीं रखेंगे इसको, इसे छोड़ें अपन, ठीक है। हम इसको कुछ इस तरीके से रखें, ठीक है, कुछ इस तरीके से रखें। तो ये इसकी जब हम संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पहले तो इसकी 5 फलक हो जाएंगी, प्लस ऊपर का अर्धगोला हो जाएगा,
प्लस ये जो बचे हुए शेष 4 कोने हो जाएंगे। ठीक है ना। अब देखें, 5 फलक का एरिया होगा 6a²। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का होगा 2πr²। प्लस 4 कोने का एरिया क्या होगा, देखो एक फलक है, यदि यदि ये मान के चलें कि इस टाइप से ऐसा बैठा हुआ होगा, तो ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है। तो एक फलक, पूरी फलक क्या थी, a²। ठीक है ना, फलक कैसी थी, वर्गाकार है ना, a²। माइनस क्या कर देंगे, πr²। ठीक है ना। तो 6, ए क्या है, ए मतलब मैंने बात की थी फलक में भुजा क्या है हमारी, 7। तो 7 का वर्ग मतलब 49, प्लस 2, पाई का मान है 22/7। रेडियस क्या हो जाएगी हमारी, यदि ये पूरा 7 है, इसकी रेडियस हो जाएगी 7/2। तो ये हो जाएगी 7/2 गुणा 7/2, प्लस ये जो बचे आपके 4, ये जो 4 ये बचे हुए हैं ये, ठीक है ना, ये इस टाइप का एरिया बचेगा ना चारों साइड, यहां। तो इन 4 का एरिया है ना, इन 4 का एरिया क्या हो जाएगा, पूरे वर्ग में से हम ए वर्ग में से ये वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो ए वर्ग क्या है, 7 का वर्ग मतलब 49, माइनस पाई क्या हो जाएगा 22/7, और हमारी रेडियस क्या है 7/2। टोटल क्या है 7, तो 7/2, 7/2। ठीक है ना। तो ये एक साथ से एक साथ कट जाएगा, ये 2 से ये 11 कट जाएगा। हाँ यहां देखें आप, इस 7 से ये 7 कटेगा, ये आपका 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 11 बार कट जाएंगे, और 6 का 49 में गुणा करें तो ये हो जाएगा, सीधा 50 का कर दें, 50 छक्के 300, 300 में से 6 गए तो 294 धन। ये कितना आ रहा है आपका, 11 सत्ते 77 धन। ये कितना आ रहा है आपका, ये 2 से 11 बार काटा, 7 से 7 काट दिए, 2 से 11 बार काट दिया, 7 से 7 काट दिए, 7/2 बचा है ना। तो ये आ रहा है 49 ऋण 11 सत्ते 77/2। 77/2 कितना हो जाएगा आपका, 77 मतलब कि 36, 37, 38, 37.8 ना सर, 37.5 यही आएगा क्या, 77/2, 2 3 6, 1, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ दें और 37.5 को माइनस कर दें, तो 294, और ये कितने हो जाएंगे, 9, 9 7, 7 दूनी 14, 2 16, 16 और 4 20 का शून्य, असलाई 2, 4 और 2 6, 6 और 7 13, 6 और 7 13, 13 और 9 22, 22 का 2, हाथसलाई 2 और 2 2 4, ये हो गया 420 में से 37.5 को घटाना है। तो सीधा अपन एक काम करें, पहले तो 30 घटा दें, 420 में से 30 घटाए तो 390, 390 में से 7 घटा दें पहले, तो 390 में से 7 घटाए 383, और फिर आधा घटा दें तो 382.5। ये इसका आंसर हो गया। बात चल रही थी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये परफेक्ट है। चलिए अब हम आते हैं, एक ठोस खिलौना अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। तो इस टाइप से ये अर्धगोलेकार मतलब एक लट्टू है ना, और इस पर क्या है, एक, हाँ इस प्रकार से उन्होंने बोला है कि शंकु की ऊंचाई क्या है, 2 है। शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है आपको, 2 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी, आधार का व्यास पूरा दिया है, व्यास आपको कितना दिया है 4, तो रेडियस कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसका उत्तर हमें निकालना है, खिलौने का आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन के लिए जो हमारा वॉल्यूम है, एक तो 2 चीजों से मिलकर बनेगा, शंकु और प्लस अर्धगोला।
शंकु का आयतन होता है हमारा पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहां लिख रहा हूं मैं बराबर, यदि मैंने कॉमन लिया यहां से 1/3 और पाई भी ले लिया और आर स्क्वायर भी ले लिया, तो अंदर बचा आर स्क्वायर ले लिया तो एच बचा, सॉरी एच, प्लस यहां 2 और आर बचा। चलिए ये बचा पाई/3 मल्टीप्लाई आर कितना हो जाएगा, आर हमारा 2 दिया हुआ है तो 2 का वर्ग, धन एच कितना है हमारा, एच भी 2 है, धन आर भी 2 है तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो होगा पाई/3 2 दूनी 4 गुणा 4 और 2 6, 3 से कटे ये 3 दूनी 6, ये हो गया 4 दूनी 8 पाई, आंसर आ गया 8 पाई। ठीक है ना, अब आप चाहें तो पाई का मान भी रख के 8 गुणे 3.14 करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, 8 पाई ही सही है। ठीक है, स्टैंडर्ड में तो पाई के पदों में यही क्वेश्चन आया था, बस वहां पे थोड़ा सा चेंज कर दिया था, तो 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। यहां पर माध्य साक्षरता ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, माध्य साक्षरता। तो नीचे कर लेता हूं मैं थोड़े से यहां पर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखें, लिटरेसी रेट दिया गया है, मतलब साक्षरता दर, साक्षरता दी है मुझे, और नंबर ऑफ सिटी मतलब शहरों की संख्या, शहरों की संख्या। जब भी संख्या की बात आए तो वो हमारी क्या बन जाती है, फ्रीक्वेंसी। ये हो गया, क्या क्या दिया है, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। ठीक है, इतना ही दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी क्या क्या दी है, 3, 10, 11, 8 और 3। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मध्यमान निकालना पड़ेगा, या वर्ग चिन्ह हम जिसको बोलते हैं, वर्ग चिन्ह, या हम इसको x भी बोलते हैं। ठीक है ना, x। तो ये क्या हो जाएगा, 45 और 55 का औसत 50 आ जाएगा। सब में 10 का अंतर चल रहा है तो यहां भी 10 का अंतर चलेगा, 50, 60, 70, 80 और ये 90। चाहे तो डायरेक्ट ही fx निकाल लें क्योंकि सरल है ये तो, 5 15 तो ये हो गया 150, ये हो जाएगा 600, यहाँ हो गया 11 सत्ती 77, 770, 8 अठैया 64, 640, 9 तिया 27, 270। ठीक है, समीशन एफ एक्स कर लें, समीशन एफ तो हमें दिया ही होगा, समीशन एफ शायद कितना दिया हुआ है, दिया रहता है वैसे ज्यादातर, ये 35। समीशन एफ कितना दिया है, 35, नहीं तो जोड़ भी सकते हैं। अब ये एफ एक्स जोड़ लें, ये 0 का 0, 5 और 7 5 12, 12 और 4 16, 16 और 7 23, 2 हाथ सलाई, 2 और 1 3, 3 6 9, 9 7 16, 16 और 8 24, 2430 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, समेसन एफ एक्स। तो हम यहां पर माध्य का फॉर्मूला लगाएं, समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ, तो आपका हो गया 2430 बटे 35। इसको सबसे पहले अपन 5 से काट दें तो पंचों को 20, 55 40, 5 छक्का 30, 5 7 35, 7 से काटें 7 छिंग 42, 6 बचे 66 हो गए, 7 8 56, 7 नाम 63, 3 बचे 7 चौके 28, 2 बचे 20 हो गए, 7 दूनी 14। ठीक है ना, 69.42 इसका आंसर हो गया लगभग, अप्रॉक्स वैल्यू। तो ये भी बहुत सरल आया था। चलिए चलते हैं हम अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। शायद यहाँ पे बहुलक पूछा गया होगा क्योंकि स्टैंडर्ड में तो बहुलक पूछा था। ठीक है, यहाँ बहुलक ही पूछा है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बहुलक वर्ग देखेंगे, यही क्वेश्चन आया था शायद उसमें, हाँ नहीं ये नहीं अलग आया था। ये 23 है, सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है, यही हमारा क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है। मोड क्लास, ये क्या है, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी को हम F1 कहते हैं, इसके ठीक पहले को F0 और इसके ठीक बाद की को F2। बहुलक वर्ग में जो निम्न सीमा है उसको L बोलते हैं, जो माप है, माप मतलब की हाइट, 35 से 45 कितना होगा 10, तो ये H। बस यही फॉर्मूला होता है। बहुलक वर्ग, बहुलक को कहते हैं मोड, फॉर्मूला होता है L प्लस
F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। तो L हमारा क्या दिया गया है, L हमारा दिया है 35, ये हो गया 35 प्लस F1 कितना है 23 सॉरी F0 कितना दिया है 21 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 23 माइनस 21 माइनस 14, F2 कितना है 14, H कितना है 10। तो यहाँ से हुआ 35 प्लस 23 में से 21 जाएंगे 2 और 10 का गुणा हो जाएगा तो 20 हो गए बटे 23 और 2, 23 का 2 में गुणा किया 46 माइनस 21 और 14 कितने हो जाएंगे 35। तो ये हो गया 35 प्लस 20 बटे 40 में से 35 जाएंगे तो 11। ये इसको काटा अपन ने, कितनी बार काटा 11 एकम 11.9 हो गए 90, 11 अट्ठे 88, 2 बचे 20, 11 एकम 11, ठीक है 11 एकम 11, 9 बचे 90 हो गए 11 अट्ठे 88, हाँ ठीक है 1.81। तो 35 और एक जोड़ा तो 36.81। ये किसका आंसर आ गया, बहुलक का आंसर आ गया। तो बहुत ही सरल पेपर था, एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, बाकी पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत ही सरल था और मुझे नहीं लगता कि शायद 2 घंटे से ज़्यादा किसी ने क्वेश्चन पेपर में लिया होगा। तो अपेक्षाकृत अच्छा पेपर आया, सीबीएसई के जैसा नहीं आया। जैसा सीबीएसई ने पूछा था, सीबीएसई ने बेसिक को बहुत ही टफ बना दिया और बहुत रोष है सीबीएसई के स्टूडेंट्स में। बेसिक का पेपर उसमें टफ आया, स्टैंडर्ड का पेपर इजी आया। यहाँ एमपी बोर्ड ने लेकिन बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के ही पेपर अच्छे बनाए। स्टैंडर्ड का थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड था, बाकी दोनों पेपर बहुत अच्छे थे। और इस चीज़ की बहुत अच्छी खुशी है कि हमने जो भी पढ़ा, जो भी कंसेप्ट हमने पढ़े, उनमें से बहुत कुछ आया, ठीक है ना। तो हमेशा कंसेप्ट के पीछे आप जाएं, कंसेप्ट यदि आप पढ़ेंगे तो फिर कैसे भी क्वेश्चन आएंगे तो आप पर वो बनेंगे। और मैथ्स आप यदि आगे पढ़ रहे हैं तो वैसे बेसिक स्टूडेंट्स हैं, इनमें से बहुत ही कम लोग होंगे जो मैथ्स को आगे पढ़ेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं मैथ्स को आगे पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, बिकॉज मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस में एक परफेक्ट वाली चीज़ चलती है आपके। थैंक यू वेरी मच और ऑल द बेस्ट फॉर आपके जो भी एग्जाम्स बचे हुए हैं, अच्छे से दें, पेशेंस के साथ दें। थैंक यू।